गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको साना साना हाथ जोड़ लेसन के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी लेखिका मधु काकरिया है। मधु काकरिया का जन्म कोलकाता में सन 1957 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने एमए अर्थशास्त्र कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया था। इसके बाद वहीं से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। उनका उपन्यास पत्ताखोर और कहानी संग्रह सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए व अंत में ईसु। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक सुंदर यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में नए विचार और संवेदना के दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं का मुख्य विषय है समाज में व्याप्त समसामयिक समस्याएं। मधु काकरिया की भाषा शैली सरल, सहज, भावपूर्ण और प्रभावमयी, वर्णनात्मक और चित्रात्मक है। साना साना हाथ जोड़ मधु काकरिया द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है। इसमें पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे के हिमालय की यात्रा के बारे में बताया गया है। लेखिका ने हिमालय के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का काव्यात्मक चित्रण किया है। वर्णन इतना सजीव और स्वाभाविक है कि लगता है जैसे हम स्वयं हिमालय के हर क्षण के बदलते सौंदर्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के साथ ही लेखिका ने उस प्रदेश के निवासियों के जीवन, उनकी गरीबी, अभाव और मेहनत का भी रेखांकन किया है। लेखिका ने यह भी बताया है कि हिमालय तक जाने के मार्गों के निर्माण में अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस यात्रा वृतांत में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। इसको पढ़ने से अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का आभास भी होता है। गंगटोक एक मोहक रात। गंगटोक नगर रात में रोशनियों से झिलमिला रहा था। लगता था कि तारे आकाश से उतरकर धरती पर जगमगा रहे हों। सिक्किम के लोग मेहनती और स्वभाव से मस्त हैं। लेखिका गंगटोक की जादू भरी रात पर मुग्ध हो रही थी और उसका मन इंद्रियों से परे एक अनुभव में लीन था। गंगटोक का सुंदर प्रातः काल धीरे धीरे सुबह का उजाला होने लगा। लेखिका के होठ एक नेपाली युवती से सुनी प्रार्थना को गुनगुना रहे थे। प्रार्थना के बोल थे, छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रेशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर था, जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों से भरी रात मुझमें सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर।
धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना पड़ा था, पर आंख खुलते ही मैं बालकोनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकोनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। फिर पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों की कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद रही। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियों, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। इसीलिए तो चलिए तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़े और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम कबीलोंग स्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज के बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजते के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। यहाँ एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम के इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रकृतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी होती हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते
बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाले था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का कम हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय, और देखते देखते रास्ते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय का बड़ा होते होते और भी विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था कि हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों।